चैनल। आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं फरीना खान। हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2025-26 में किसको क्या मिला। जी हां, यूनियन बजट 2025-26 पेश किया जा चुका है, जिसमें टैक्स पेयर्स को फायदा पहुंचाने और टैक्स ढांचे को आसान बनाने के मकसद से डायरेक्ट टैक्स में कई सारी तब्दीलियां की गई हैं और इसी के साथ ही इन इस्लाहात में टैक्स के बोझ को कम करने, उनके तामील में लचक बढ़ाने और सर्विसमैन, सीनियर सिटीजन और स्मॉल टैक्स पेयर्स को रिलीफ फराहम करने पर खास तवज्जो दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में दो खास मेहमान। हमारे साथ इकोनॉमिक जर्नलिस्ट प्रोफेसर शिवाजी सरकार मौजूद हैं। हमारे साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर शाहिद अहमद मौजूद हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। सर, अगर हम बजट की बात करें, इस बार के बजट को आम आदमी का, खवातीन का, नारी का, यूथ का, किसानों का बजट बताया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, बेशक इस बार के बजट के जो पूरा फोकस है वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे है, और साथ में अगर आप देखें जो विमेन डेवलपमेंट है और इस तरह के कई चीज़ें जो हैं उस पर एक अलग तरीके से पूरा जो है फोकस रखा गया है। ख़ास करके इसमें फोकस ये रखा गया है कि कंजम्पशन कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि देखिए अगर ख्वातीनों पर अब फोकस नहीं रखेंगे तो कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। तो इसलिए ख्वातीनों के लिए ख़ास करके कई चीज़ें ऐसे की गई हैं जिससे कंजम्पशन जो है वो बढ़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बाज़ार में कोई जाती हैं तो ख्वातीन ही जाती हैं और सबसे ज़्यादा ख़रीदारी भी वही करती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, ये सारी चीज़ें इसलिए की गई है कि अगर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है ख्वातीनों में भी जो ख़ास करके जो गांव के ख्वातीन हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी गई है, क्योंकि करीब करीब 3/4 जो हिंदुस्तान की जो फैमिलीज़ हैं उसको सब रूरल जो इनकम है उस पर जो है आश्रित है। तो इसलिए जो है इस तरह से रूरल इनकम जब बढ़ रहा है और उस पर ख़ास करके सिर्फ सरकार का ही नहीं, अगर आप देखें कॉरपोरेट भी जो है सेल्स बढ़ाने की कोशिश जो है शहरों से ज़्यादा गाँव में कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम देखें तो इनका फूड सिक्योरिटी की बात अगर हम करें तो फूड सिक्योरिटी भी इन्हीं सारी चीज़ों से आएगी, और इसीलिए इस बार खेती का जो बजट है उसको भी पहले से काफ़ी बढ़ा के रखा गया है, और पूरे स्ट्रेस ये है कि किसान जो है वो पैदा ही ना करे बल्कि उसकी इनकम भी जो है बढ़े। और उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो की गई है कि हिंदुस्तान जो है कई चीज़ों में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि आपके जो तिलहन है, तिलहन हमें काफ़ी ज़्यादा अभी तक इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो तिलहन के ऊपर और ख़ास करके 3 उड़द, मसूर और मूंग की दाल पे जो है उनका ख़ास तवज्जो है कि ये दालें जो है ज़्यादा पैदा हो, जिससे कि हमें दालें भी जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से मंगाते हैं तो वो ना करना पड़े। तो इससे जो ओवरऑल जो है देखिए ये अगर सारी चीज़ें हो जाती हैं, और जैसा कि उम्मीद है कि 2030 तक जो है हम इन चीज़ों में पूरा सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, तो पूरा जो है हिंदुस्तान का जो नक्शा जो है वो काफ़ी बदल जाएगा। और यहाँ के लोगों की जो खास करके अभी हम कहते हैं कि दालों के दाम बहुत बढ़ते हैं, जब इंटरनेशनल मार्केट से हम लेते हैं तो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। खास करके हिंदुस्तान जब कहीं बाज़ार में पहुँचता है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग, तो दाम अपने आप ही बढ़ते ही हैं। और एक चीज़ जो है सब अगर आप देखें, खास करके यहाँ पे जो लो प्रोडक्टिव एरियाज़ है, करीब 100 ऐसे ज़िले हैं, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स ईजाद किए गए हैं, जिसमें कि जो लो प्रोडक्टिव एरियाज़ है और उसमें जो है कोशिश ये की गई है कि करीब 2.25 करोड़ किसान जो है, 1.7 करोड़ किसान जो है
उनको फ़ायदा हो, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। वो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ बहुत कोशिशों के बावजूद अभी तक जो है प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी है। बिल्कुल। तो किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे लोन गारंटी हो, चाहे स्टार्टअप्स की बात हो, चाहे हेल्थ केयर की बात हो, हर जगह हिंदुस्तान को खुद मुख्तार बनाने वाला ये बजट है। प्रोफेसर शाहिद, अगला सवाल मेरा आपसे है, सर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि बजट, इस बार का बजट में क्या कुछ खास है और क्या कुछ, किस तरह से ये किसान, नौजवान और खवातीन का बजट है। फरीना, ये बजट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी डिटेल बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इसका जो बजट है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इस वक्त जो बजट की जो सिचुएशन है कि पिछले सालों से हमारा जो जीडीपी है तो उसकी ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो गई है। जो हम लोग 8% से ग्रो कर रहे थे, अब 6.3 और 6.8% एक्सपेक्टेड है, वो कम हो गई है। दूसरा, हमारा जो इन्फ्लेशन है अभी भी वो हायर साइड में है, 4% to 6% की रेंज में है। और उसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो है हमारा फूड इन्फ्लेशन। और तीसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज जो वहाँ यूएस में हुआ है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर ग्लोबल इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, उसमें इस बजट का आना और वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन तीनों इश्यूज़ को कैसे हैंडल किया जाए। उसके लिए जैसा मेरे को-पैनलिस्ट ने कहा कि एग्रीकल्चर पे फोकस है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन इज़ मेजर कॉज, और फूड में जो पल्सेस है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है जिसके प्राइस राइज हुआ है। तूर है, उड़द है, मसूर की दाल है, जिस पे एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया गया है। तो इस बजट में एग्रीकल्चर में बहुत सारी स्कीम हैं, 9 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो डिफरेंट, जैसे कॉटन से रिलेटेड है, पल्सेस से रिलेटेड है, और बहुत सारे डिफरेंट स्कीम हैं जो ट्रेनिंग है, 100 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और उससे फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, ताकि हमारा ओवरऑल इन्फ्लेशन तो विद इन रेंज है, जो कि 4 ±2 होता है, तो हमारा जो एवरेज है वो 6% से कम ही है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो उस सब को वो हमें एग्रीकल्चर से प्रोडक्टिविटी और उसमें रिफॉर्म करके इस बजट का ये एम्फेसिस है। बिल्कुल। दूसरा, बिल्कुल। तो जो बजट का जो मकसद है वो हिंदुस्तान को खुद कफील और खुद मुख्तार बनाना है, और इसीलिए बहुत बारीकी से हर सेक्टर की तरफ ध्यान दिया गया है, हर शोबे की तरफ ध्यान दिया गया है, और हर शोबे में छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो मखाना बोर्ड की तश्कील की बात हो, चाहे वो दाल की पैदावार की, हिंदुस्तान में दाल की पैदावार की बात हो, तो हर चीज़ पे खासा ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही 70% से ज़्यादा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें खवातीन की हिस्सेदारी को बढ़ाने पर भी बात की गई है। अगला सवाल मैं शिवाजी सरकार जी से लेना चाहूंगी। सर थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए कि ये कहा गया है कि बजट में 4 इंजन्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला इंजन जो है वो एग्रीकल्चर को रखा गया है, तो सबसे पहले मैं पहले इंजन एग्रीकल्चर से शुरुआत करना चाहूंगी। थोड़ा सा रोशनी सर इस पर डालिए, क्या कुछ इसमें खास है? इसमें एग्रीकल्चर जो है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की अगर एग्रीकल्चर ना हो तो हिंदुस्तान की इकनॉमी हम पहले भी देख चुके हैं, एग्रीकल्चर में थोड़ी सी भी ऊंचा नीचा होता है तो पूरे हिंदुस्तान की इकनॉमी बिगड़ जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, आम लोगों को बहुत परेशानियां होती है, और जब ये सारी परेशानियां होती है तो कंजम्पशन जो है वो कम हो जाता है। तो इस बजट में हर तरह से कोशिश ये की गई है कि सिर्फ देखिए अर्बन इनकम की ही बात नहीं है, बाकी सारे इनकम जो है किस तरह से बढ़ाए जाएँ। तो उसमें सबसे कई चीज़ें जो हैं, देखिए जो एग्रीकल्चर इनकम जो है उस पर ये कोशिश की गई है कि 5.5% से लेके करीब 8% तक जो है, यानी 7.9% उन्होंने कहा है, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर रूरल एरिया में जो है उसमें इनकम बढ़े। कोशिश ये है कि ओवरऑल जो इनकम है लोगों की वो बढ़े। और उसके देखिए बजट से जुड़े एक चीज़ और जो ख़ास है वो है कि 8th पे कमीशन का ऐलान करना। तो उसमें भी यही कोशिश होगी। देखिए पे कमीशन किस लिए की जाती है कि जब महंगाई और एक्चुअल जो वेजेस है उसके बीच में जब फ़र्क आता है तो उसका पे कमीशन यानी कि दोबारा सारा रिव्यू करके लोगों की जो तनख्वाहें हैं उसको दोबारा बढ़ाकर ठीक किया जाता है। तो ये जो करने का प्रोसेस है, इसमें हमने देखा है कि जितने भी आपके पे कमीशन आए हैं उसके बाद जो है कम से कम 2 साल तक जो है बड़ी तेज़ी से ग्रोथ होता है।
तो इस बार भी 8th पे कमीशन अगर अभी आया है, ज़रूर ये कुछ महीने लगेंगे या हो सकता है करीब लगभग साल भर लग जाए सारी चीज़ों को देख के करने में। तो उसके बाद जो है पूरे जो इंफ्रा का जो वेज का जो स्ट्रक्चर है वो बदला है। देखिए सरकार में बदलने से क्या होता है, जब सरकार संख्याओं को बढ़ाती है, संख्याओं को रिसेट करती है, तो पूरी इंडस्ट्री को और बाकी सारी जगहों भी उसको होता है असर होता है। यहाँ तक कि वो छोड़ दीजिए आप, यहाँ तक कि जो डेली वेजेस होते हैं, जो रोज़ के कमाते हैं, उनके भी जो है डिमांड बढ़ जाती है। वो भी चाहते हैं कि उनको भी, चूँकि आपको ज़्यादा मिले तो हमें ज़्यादा दीजिए ना आप भी। तो ये जो एक पूरा समाज को, सोसाइटी को, इंडस्ट्री को पूरा जो है उसको रिवैम्प करता है। तो ये एक चीज़ जो है हम समझते हैं इस तरह से जो सरकार कर रही है। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, कई सरकार के और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो सारे गांव से रिलेटेड है। देखिए आप, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कार्यक्रम है, PM जनमन है, रूरल लाइवलीहुड मिशंस हैं, यहाँ तक कि मनरेगा का जो स्कीम है उसमें भी इस बार जो है 86,000 करोड़, जैसे पिछले साल था उतना ही रखा गया है। नेशनल सेंटर फॉर स्किलिंग है, और बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, 50,000 जो है टिंकरिंग लैब जो है स्कूल्स में किए गए हैं, जो बच्चे जो हैं इनोवेट करेंगे कि कैसे कैसे नई नई चीज़ें बन सकती है। तो एक नया माइंडसेट बनाने की जो कोशिश की गई है, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है आप, ये बजट सिर्फ इसी साल के लिए नहीं, अगर आप देखें पर्सपेक्टिव में कई सालों तक आगे तक कैसे हो सकता है वो भी है। और एक सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि एटॉमिक एनर्जी पर एक नए तरीके से उस पर स्ट्रेस दिया गया है। अभी तक क्या होता है, हम बड़े बड़े एटॉमिक प्लांट बनाते हैं और उसके लिए बहुत जगह भी चाहिए होता है, बहुत महंगे भी होते हैं। अब कोशिश ये है कि छोटे छोटे रिएक्टर्स बनाए जाएंगे, छोटे छोटे एटॉमिक प्लांट बनेंगे और गांव शहर कहीं भी उसको लगाया जा सकता है। इनफैक्ट जिस तरह से वो डिज़ाइनिंग की जा रही है वो वर्चुअली जो है मोबाइल टाइप के होंगे। मोबाइल टाइप के मतलब ये नहीं कि रिएक्टर को हटा के ले जाना आसान नहीं है, पर कहीं भी जाके लगाना आसान है। तो जो पूरा हिंदुस्तान का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सीन है वो बदलने वाला। अभी तक सारा हम कोल से पैदा करते हैं, कोयले से। अब जो है हम जब इस प्रकार तरह से हम करेंगे तो हमारी जो जिसको कहते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी वो कहीं बढ़ जाती है, क्योंकि थोड़ी बहुत महंगी ज़रूर पड़ती है आपके एटॉमिक एनर्जी, बट एक बार लगने के बाद उसके जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाहे मखाना की बात हो, मखाना बोर्ड की तश्कील की बात हो, चाहे दालों की बात हो, चाहे फिर क्रेडिट कार्ड, किसानों को क्रेडिट कार्ड देने की बात हो, चाहे लोन गारंटी की बात हो, या फिर असम में यूरिया प्लांट लगाने की बात हो, काफ़ी ध्यान से और काफ़ी चीज़ों को देखा गया है, बारीकी से देखा गया है। हिंदुस्तान की तरक्की में कौन सी चीज़ें अहम हैं उनको देखा गया है और फिर उसके बाद बजट को लाया गया है, बजट को पेश किया गया है। शाहिद जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। सर, थोड़ा सा ये समझाइए कि एग्रीकल्चर में किसानों का जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट बढ़ाना और उसके अलावा जो लोन गारंटी है वो देना लोगों को, ये सारी चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। थोड़ी सी रोशनी इस पर डालिए। देखिए, गांव में जो फार्मर हैं वो उनका साइज़ बहुत कम है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, उनको बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 5 लाख तक कर दी गई है। और अदरवाइज़ अगर इससे जो ख़ास तौर से जो इनपुट रिक्वायरमेंट है खेती के लिए, जो उन्हें बीज चाहिए, खाद चाहिए, वो उन्हें जो लोन लेना पड़ता था दूसरे लोगों से, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इससे आप बैंक से लोन ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा, पहले 3 लाख थी लिमिट, अब 5 लाख हो गई है खेती में। तो इसका बहुत अच्छा ये इफ़ेक्ट होगा। दूसरा जो रोल है, ये सिर्फ मैं जो पिछली बात कह रहा था कि पूरा इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी जो है हमारी बैकबोन है, तो उसमें अभी भी 46% लोग काम करते हैं। अगर हमारा एग्रीकल्चर बूस्ट होता है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे उनको यूरिया सब्सिडी हो, या डिफरेंट जो स्कीम्स हैं उनके तहत जैसे ही प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एग्रीकल्चर की, उसके साथ हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होता है। जी, इकोनॉमी में एक होता है फॉरवर्ड लिंकेजेस एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो इंडस्ट्री से सीधा फॉरवर्ड लिंक, सीधा लिंक है कि पहले तो इनपुट चाहिए। इंडस्ट्री जब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक कि हमारा इनपुट रॉ मटेरियल, चाहे वो कॉटन इंडस्ट्री हो, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। दूसरा जो डिमांड है वो अर्बन डिमांड से काम नहीं चल सकता। जब एग्रीकल्चर का ग्रोथ होगा तभी हमारी डिमांड आएगी। इंडिया का जो
जीडीपी है उसमें 60% कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा कंजप्शन है। तो कंजप्शन ओरिएंटेड इकॉनमी है हमारी। तो चाहे वो आपका फिस्कल रिफॉर्म हो, चाहे एग्रीकल्चर पे स्पेशल एम्फेसिस हो, जेंडर बजट, अब स्पेशल जो आपने नारी के लिए क्वेश्चन पूछा, पिछले साल से जिसे वो कहते हैं जेंडर सेंसिटिविटी अलोकेशन जो है बजट, वो 2% बढ़ गया है। पिछले साल का जो बजट था उसमें 6.6% था टोटल जेंडर बजटिंग अलोकेशन। अब जो है 8.6% अलोकेशन है फॉर जेंडर सेंसिटिव, जो जेंडर ओरिएंटेड सेक्टर हैं, जो स्पेशली गर्ल्स एंड वीमेन एम्पावरमेंट के लिए हैं। तो ये सारा का सारा जो है एक कंप्लीटली चेंज करने की इरादा है। इसका बहुत सारी स्कीम्स हैं जो इन स्टेट कोलैबोरेशन है, जिनको स्टेट के कोलैबोरेशन में चलाना है, और जिनका टाइम स्पेन 4 ईयर, किसी का 5 ईयर, ऐसे एक टारगेट रखा गया है। तो शॉर्ट टर्म नहीं है कि जस्ट 1 ईयर के लिए कोई प्लान बना लिया जाए और वो एंड हो जाए। चाहे वो पल्सिस की स्कीम हो, चाहे वो कॉटन के लिए स्पेशल स्कीम हो, स्टेपल कॉटन्स। अब स्टेपल कॉटन वो है जो सबसे ज़्यादा रॉ जिसका वैल्यू एडिशन होता है, जो इंडस्ट्री के लिए चाहिए, जिसमें 5B स्कीम गवर्नमेंट लाई है कि फार्म से आप एक्सपोर्ट फॉरेनर तक कैसे जाना है। तो कॉटन फार्मर्स का उनका रिम्यूनरेशन बढ़ाना, उनको फार्म से एक्सपोर्ट तक लेके जाना, उसका पूरा स्ट्रेटेजी है। तो दूसरा ट्रेनिंग, फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग और स्किलिंग पे एम्फेसिस है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को स्पेशल ध्यान दिया गया है उसके साथ साथ, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ जो दूसरा इंजन है वो है MSME, वो जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो दूसरे इंजन की अगर हम बात करें तो मंझोले जो है, मीडियम स्मॉल स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी बात की गई है और उसको डेवलपमेंट का और तरक्की का सेकंड इंजन बताया गया है। शिवाजी सरकार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, थोड़ा सा आप समझाइए कि MSMEs को के जो डिवीजन है उसको चेंज किया गया है और उसकी जो लिमिट है उसको भी बढ़ाया गया है। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप उस पर रोशनी डालें ताकि लोगों को क्लियर हो सके कि उनकी जो इंडस्ट्री है वो कौन से उसमें आती है। देखिए, MSME के लिए सबसे बड़ी पहली चीज़ समझने की ज़रूरत है हमें कि हिंदुस्तान का अगर एक्सपोर्ट्स भी है तो उसमें करीब 40 से 45% जो है भागीदारी MSMEs का होता है। MSMEs के लिए एक बात ये की जा रही है कि MSMEs के लिए जो कई बार क्या होता है कि कई इंडस्ट्रीज़ बाकी छोटे होते हैं पर वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि MSMEs को सडनली वो उनकी जो इनकम बढ़ जाए तो उसको बड़े इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जाए। इसलिए MSMEs पर जो है अभी इस बजट में जो चर्चा शुरू की गई है ये है कि कैसे उनको MSME के ही कैटेगरी में रखा जाए, क्योंकि MSME के कैटेगरी में कुछ खास इंसेंटिव्स मिलते हैं उनको, जिससे कि MSMEs की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। और अभी हमने देखा भी है कि कोविड में जिस तरह के MSMEs को काफ़ी नुकसान हुआ, उसके बाद फिर से वो जैसे जल्द से जल्द काफ़ी आगे आ गए हैं। तो MSMEs जो हैं भारत के एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंजन, और उसमें कई तरह की चीज़ें जो है खास जो है वो कर सकते हैं और कर रहे हैं। एक चीज़ और हमें जोड़ने की ज़रूरत है कि इसके साथ MSMEs के साथ एक चीज़ और जो बजट में कहा गया है वो है कि स्टेट्स जो है ईज़ ऑफ बिज़नेस का कई सालों से सरकार का काम कर रही है, वो तो उसको कहा गया है ईज़ ऑफ बिजनेस 1। अब स्टेट्स के लिए कहा गया है कि आप भी अपने उस पर कई तरह के अड़ंगे लगाते हैं, कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उसको साफ़ कीजिए, जिससे कि ईज़ ऑफ बिजनेस जो खास करके स्टेट्स की जब बात आएगी, सिर्फ बड़े इंडस्ट्री नहीं, छोटे इंडस्ट्री, मझोले इंडस्ट्री, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना कि बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, इस पर जो काम होगा इससे जो है MSMEs को ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए सेंट्रल रूल्स स्टेट्स में चलते हैं पर उससे ज़्यादा जो स्टेट्स के रूल्स होते हैं वो जो है या तो उनको फ़ायदा कराते हैं या उनके फ़ायदे में बीच में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो स्टेट्स और बिजनेस का जो ये एक पूरा नया माहौल जो किया जा रहा है कि स्टेट्स को भी तो सेंट्रल कर रही है पर स्टेट्स को भी तो आगे बिजनेस कैसे होना है वो देखना है। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, किसान क्रेडिट कार्ड में एक चीज़ बहुत अच्छा किया गया है। पहले जो है 1 करोड़ 60 लाख तक जो है वो कोलेटरल यानी कोई भी चीज़ बिना गिरवी रख के लोन मिलता था, अब उसको बढ़ाकर 2 लाख तक कर दिया गया है। तो इससे ये होगा कि अब जो किसान जो है 2 लाख तक का जो
लोन है वो आसानी से ले सकता है बिना कोई कोलेटरल, मतलब किसी तरह की कोई चीज़ गिरवी रखनी है, किसी तरह की कोई वो रखना नहीं है उसमें, बस आप जाइए। सर मैं चाहूंगी थोड़ा सा एक चीज़ आप यहाँ पे क्लियर कर दीजिए, क्योंकि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है, उसके साथ ही लोन गारंटी भी है। तो किसान क्रेडिट कार्ड में तो कोलेटरल की ज़रूरत नहीं है, उसमें है वो लोन की, नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड में भी लोन की उसमें कोलेटरल की ज़रूरत है। अगर 2 लाख से ज़्यादा आप लेते हैं तो उसके एक प्रोसीजर है, उसके हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर नहीं है, पर उसको एक चेक पे रखा इसलिए गया है कि कोई भी ऐसे अनाप शनाप लोन न ले, और एक तो ये है कि वो डेट ट्रैप में ना आ जाए, और जो सरकार जिस तरह से पैसे दे रही है या बैंक्स दे रहे हैं वो गलत जगह न जाए। क्योंकि कई किसानों के ये देखा गया है कि वो खेती के लिए तो लेते हैं लोन, पर वो कई जगह और लगाते हैं, तो ये एक समस्या है और वो रहेगा। कुछ चीज़ें जो हैं वो घर की चीज़ें खरीदेंगे ही, बाइक खरीदेंगे, ये सारी चीज़ें होनी ही हैं, तो वो सरकार उसको देखा है, उसको प्रोविजनिंग भी की हुई है। पर ये है कि 2 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें जो है कोई समस्या नहीं है, पर 2 लाख से ज़्यादा लेंगे तो आपको एक नॉर्मल प्रोसीजर की तरह जाना पड़ेगा, और उसमें नॉर्मली वो क्लियर हो जाता है। तो इससे जो है सरकार के जो सिस्टम है उस पर चेक रहता है, और जो लोन ले रहा है उस पर भी थोड़ी सी वो रहती है कि हम ज़्यादा ले लेंगे तो फिर परेशानी तो हमें नहीं होगी, तो इसलिए इसको किया गया। ऐसा नहीं है कि 2 लाख से ऊपर का लोन, अभी तक तो 3 लाख ही था, मतलब आधा मिलता था आधा, अब वो 5 लाख कर दिया गया है। तो वो अगर ठीक से इस्तेमाल करते हैं और बैंक से सेटिस्फाइड हैं तो उनको देने में कोई परेशानी नहीं है। बैंक्स को उसके लिए सरकार के पास नहीं है, बैंक्स खुद ही उस डिसीजन को ले सकते हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि हम बात कर रहे थे एमएसएमईज की, तो मैं वापस वहीं आना चाहूँगी। एमएसएमईज की अगर बात करें, एक बहुत बड़ी जो चीज़ इस बजट में लाई गई है वो स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स को कोई फंड नहीं देता था, और जो देता भी था तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होते थे फंड्स को जुटाना और वो करना। तो मैं चाहूँगी शाहिद जी, आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि स्टार्टअप्स का ये जो फंड मिलने का जो प्रोविजन बजट में ऐड किया गया है 2025 के बजट में, वो कितना फ़ायदेमंद है, और किस तरह से अब स्टार्टअप्स जो हैं वो हमारे कंट्री में अब ग्रो करेंगे। देखिए, जो ये मझोले और छोटे जो उद्योग हैं, इनका सबसे बड़ा जो नेचर है वो उसके लिए जो रोज़गार का, जिसको हम कहते हैं रोज़गार की इलास्टिसिटी, कि अगर हमें रोज़गार देने हैं कंट्री में तो हमें एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाना होगा। और क्योंकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसमें रोज़गार नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि उसका कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है वो एमएसएमई सेक्टर की होती है। तो सरकार को ये पता है कि, और सरकार उसको स्पेशल एम्फेसाइज कर रही है कि अगर हमें विकसित भारत 1947 तक अचीव करना है तो जो हमारे पास अंडर एम्प्लॉयड और डिस्गाइज्ड लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर में है उसको हमें कहाँ लाना है, उसको लाना है हमें एसएमई सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो जहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है वो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, जिसमें सबसे ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा रोज़गार बढ़ता है, उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो उसमें थोड़े इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप का एम्फेसिस दिया गया है कि इस सेक्टर में जो पहले नहीं मिलता था, अब उसको एक फ़ंड दिया है, उसका 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड है, जिसको अलोकेशन किया जाएगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। तो इस फंड के थ्रू नए स्टार्टअप आएंगे। एक स्टार्टअप जब आता है तो उसके साथ 3-4 लोग और नए जुड़ते हैं, तो हमें जो रोज़गार बढ़ाना है उसके लिए हमारा ये इंजन ऑफ ग्रोथ तो है ही, क्योंकि इसमें एक और सबसे बड़ा जो रिफॉर्म किया है सरकार ने, कि पहले जिनकी प्रॉब्लम है एमएसएमई सेक्टर का, कि आप ये जो अपना माल है वो बेचते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री को, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री इनको टाइम पे पेमेंट नहीं करती थी। तो सरकार ने अब टैक्स लॉ में ये कर दिया है कि अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो एमएसएमई सेक्टर से प्रोडक्ट ले रही है और उसका अगर एक्सपेंडिचर नहीं किया है तो उसको टैक्स के अंदर एज ए एक्सपेंडिचर नहीं ट्रीट किया जाएगा। तो सरकार ये चाहती है कि एमएसएमई सेक्टर को जो भी उनका प्रोडक्ट है और उसको इमीडिएट और टाइमली बाउंड पेमेंट हो, ताकि उनको क्रेडिट क्राइसिस ना हो। तो स्टार्टअप फंड तो एक बिगनिंग आपको इनिशिएटिव देता है, लेकिन उसके सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत सारे जो और इनिशिएटिव है सरकार ने लिए हैं। इनमें से एक जो क्रिटिकल टैक्स रिफॉर्म है, जिसको कई बार लार्ज स्केल वाले जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारा पेमेंट भी कई बार टाइम पे नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो तो लार्ज इंडस्ट्री है, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। स्मॉल इंडस्ट्री के लिए लार्ज इंडस्ट्री पहले रिटेन कर लेती है
कि आपने प्रोडक्ट ले लिया और उसको पेमेंट जो होना है उसको आपने 6 मंथ लेटर किया, तो 6 महीने के अंदर वो अपना काम कैसे चलाएंगे। और आप टैक्स रिबेट भी ले लेते थे सरकार से, तो सरकार ने उस क्लोज में रिफॉर्म किया है कि या तो आप पेमेंट करो या आपको टैक्स एग्जेम्पशन जो एक्सपेंडिचर दिखा के आप लेते थे वो नहीं मिलेगा, तो ताकि क्रेडिट फ्लो एमएसएमई सेक्टर को प्रॉपर जाए। तो ये सेक्टर बहुत ही मतलब हमारे लिए जितना एग्रीकल्चर ज़रूरी है उतना ही एमएसएमई ज़रूरी है, और दोनों सेक्टर काफ़ी हद तक एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये रूरल एरिया में भी एमएसएमई है, ये अर्बन ओरिएंटेड नहीं है, इट इज़ ए डाइवर्सिफाइड जोन, अर्बन रूरल। तो गाँवों में भी आपके स्मॉल और मझोले उद्योग लगे हुए हैं, चाहे चरखा उद्योग है, बहुत सारे छोटे छोटे काम हो रहे हैं। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो सबलेटिंग करती है स्मॉल इंडस्ट्री को, आप उनको पेमेंट नहीं करेंगे। तो इसको बहुत राइट डिसीजन है सरकार का कि इनको क्रेडिट फ्लो को मेंटेन किया जाए और स्टार्टअप से नए लोगों को, यूथ को उस सेक्टर में लाया जाए। बिल्कुल, तो चाहे एमएसएमई की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, इसको गवर्नमेंट ने इंजन ऑफ डेवलपमेंट इसीलिए कहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिशन है मेक इन इंडिया, उसको और मजबूती देना और उसको और तरजीह देना हुकूमत हिंद का मकसद है। इसी के साथ मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूँगी। अगर हम देखें, चाहे वो फुटवेयर सेक्टर हो, चाहे वो लेदर सेक्टर्स हो, चाहे वो टॉय सेक्टर हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, या फिर आप माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात कर लें या फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स की बात कर लें, सभी के लिए काफी कुछ बजट में दिया गया है। उसके साथ ही जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भी कम किया गया है, जिसकी वजह से जो मेक इन इंडिया है उसका जो मिशन है वो पूरा किया जा सकता है और हिंदुस्तान को खुद मुख्तार बनाने में एक अहम कदम साबित हो सकता है। और साथ ही हिंदुस्तान में जो रोजगार के जो मौके हैं वो भी पैदा होंगे। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि किस तरह से, जैसे जो इंपोर्ट ड्यूटी है, चाहे हम आयन लिथियम बैटरी की बात करें, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी का रिडक्शन कर दिया गया है और भी काफी चीजों पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम कर दी गई है। ये किस तरह, जी, तो ये किस तरह से मेक इन इंडिया का जो मिशन है उसको स्ट्रॉन्ग करती है और हिंदुस्तान को किस तरह से खुद कफील और खुद मुख्तार बनाने में एक अहम कदम साबित होगी? ये बेशक आपका कहना बहुत सही है, ये कैसे करेगी खुद मुख्तार बनाने में। देखिए, इस बार अगर हम लें, एक तो है कि एक्सपोर्ट फोकस एक दूसरे तरीके से है। मैं इस पे आता हूँ ईवी पर भी। इस बार आपने जो कहा ना, फुटवेयर और लेदर, टॉय, फार्मास्यूटिकल गुड्स, इन सारी चीज़ों पर एक नए तरह से तवज्जो दिया गया है कि भारत सिर्फ बनाए नहीं, ये बाहर जाके इसको बेचे भी, एक्सपोर्ट भी करे। और फुटवेयर इंडस्ट्री का जिस तरह से पूरा फोकस किया गया है, उससे ये है कि मैन्युफैक्चरिंग की जो है नई तरीका जो है वहीं से शुरुआत होती है। तो पैर में जूते होंगे तो बाकी जगह भी चलने में आसानी होगी। बिल्कुल। तो इस तरह से फुटवेयर का, और उसके साथ आप देखिए फुटवेयर का जो बढ़ता है, तो फुटवेयर का बढ़ने का मतलब अगर आप देखें पिछले 10 सालों का अगर आंकड़ा देखें आप, 10 साल 15 साल पहले काफ़ी लोग हिंदुस्तान में बिना जूते के, बिना चप्पलों के चलते थे। अब शायद ही आपको कोई मिलेगा ऐसा। तो ये जो एक है, एक नए तरह का हम कह सकते हैं, हिंदुस्तान के लिए नहीं है, वर्ल्ड मार्केट में जाने का एक तरीका है। जितना बड़ा फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री होगा उतनी ही बड़ी पेनेट्रेशन हमारी वर्ल्ड मार्केट में हो रही है, क्योंकि अभी तक हम जो हैं बहुत सारी जो फुटवेयर से हमारे यहाँ इंपोर्ट होती है, चाहे टुकड़ों में ही आए, चाहे तरह तरह से, वो अलग चीज़। तो ये एक है। दूसरा चीज़, खिलौने हमारे यहाँ पहले भी घरों में बनते थे, फिर विदेशों में, खास करके चाइना में जिस तरह से खिलौने बनने लगे, हमारे बाज़ार छा गया। अब हमारी कोशिश ये है कि हम चाइना से भी कम्पीट करते हुए विश्व के बाज़ार में खिलौने जो हैं बेचें। तो ये एक नया एस्पेक्ट है। स्टार्टअप्स के ज़रिए भी ये सारे काम, मैन्युफैक्चरिंग का जो स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग पर ये ख़ास तवज्जो है जिसको हम करना चाहते हैं। लिथियम बैटरी के बारे में आपने जिक्र किया कि उसमें इंपोर्ट्स कम किए गए, फार्मास्यूटिकल गुड्स पे इंपोर्ट्स कम किए गए हैं। लिथियम बैटरी किस लिए किया गया है कि जिससे कि मोबाइल के जो बैटरीज बनती हैं वर्ल्ड में सारी जगह बनती है, और हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश हो रही थी, पर ये पता चला कि हिंदुस्तान में जो हमारा टैक्स सिस्टम है उसकी वजह से जो है इम्पोर्टेड गुड्स के दाम बढ़ जाते हैं, और इम्पोर्ट्स का कॉस्ट बढ़ जाता है, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, तो बाकी चीज़ों के दाम भी उसी तरह से बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उसको कम रखने के लिए ये किया गया है, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरीज हों,
या मोबाइल के लिए बैटरीज हो, या बहुत सारे और भी जगह जो है, इवन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और सारी चीज़ों में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है, तो उन सारी जगहों पे जो है ये आसानी से हिंदुस्तान में बने और लोगों को मिले। तो ये जो मिशन है, मैं पूरा ये एक मैन्युफैक्चरिंग मिशन है। उसके साथ साथ हमें एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि ये जो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, हमें शायद इस पर दोबारा हमें सोचना पड़ेगा, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, क्योंकि अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद जिस तरह से ईवीज़ को पर उनका पूरा फोकस हट गया है, वो कहती है बहुत महंगी चीज़ है, हमें ज़रूरत नहीं है और हमें ट्रेडिशनल कार्स ही बनानी है, तो उससे हो सकता है कि हमें कुछ दिनों में ये पूरा फोकस को चेंज करना पड़े या इसको कुछ रिवाइज़ करना पड़े। तो वो देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि ईवी जो है हमारे यहाँ भी काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं, और बैटरीज भी हमारे सबसे ज़्यादा जो ईवी का समस्या आती है वो कि बैटरी के रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो इससे कुछ कम तो हो जाएगी जो हिंदुस्तान में बनाएंगे, पर ये बिल्कुल सॉल्व नहीं होगी। तो इसलिए हम ईवी पे जाएंगे या पुरानी अपनी गाड़ियों पे चलेंगे, ये मेरे ख्याल में ग्लोबल फोकस जो है वो बदल रहा है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि हमें अब क्या करना है। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान भी जो है वो एक तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के साथ साथ बिल्कुल चलने की कोशिश कर रहा है, और उसी के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश भी कर रहा है, और ये बात बिल्कुल बजट में इस बार के जाहिर है। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूंगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे बात हो रही है, और इन्वेस्टमेंट को तीसरा इंजन कहा गया है डेवलपमेंट का। शाहिद जी, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालें और थोड़ा सा बताएं कि इन्वेस्टमेंट में किन किन चीज़ों पर जोर दिया गया है और किन किन शोबों पर तरजीह दी गई है। देखिए, इनोवेशन 3 चीज़ों पे एम्फेसाइज किया गया है बजट में। इन्वेस्टमेंट इन पीपल्स, लोगों में इन्वेस्ट करना, अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट करना, और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट करना। अब लोगों में जब इन्वेस्टमेंट की बात है तो लोगों का इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमें लोगों को एम्पावर करना, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्कूलिंग। तो गवर्नमेंट का पूरा एम्फेसिस है डिफरेंट लोगों को, यूथ को कैसे एम्पावर किया जाए, उनको अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग की कैसे दी जाए, उनको उनकी स्कूल एजुकेशन पे कैसे ध्यान दिया जाए, और लोकल उसमें लैंग्वेज में किताबों का कैसे प्रोवाइड किया जाए। तो लोगों पे इन्वेस्टमेंट करना, उनको उनकी स्किल को अप करना, एक पर्पज़ इसका ये है। दूसरा पर्पज़ है अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट करना, जो कि जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो वो है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है, क्योंकि ये एक जो हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि हमें इसको सोशल ओवरहेड कैपिटल का मतलब होता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना, हेल्थ पे करना, रेलवे पे करना, एयरपोर्ट पे करना, इसको सरकार उस पर ध्यान दे रही है। और जो प्राइवेट सेक्टर है इससे इंसेंटिवाइज होता है, इंसेंटिव मिलता है, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं कि हम लोग, सरकार बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी और प्राइवेट सेक्टर अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो 2 पर्पस साथ साथ इकोनॉमी को बूस्ट करना है। तीसरा गवर्नमेंट का एम्फेसिस है कि इनोवेशन करना है। इनोवेशन का है कि आप ओरिजिनल आइडिया लाइए, नई टेक्नोलॉजीज़ पे डेवलप कीजिए। और जैसे प्राइम मिनिस्टर के 10,000 फेलोशिप स्कीम लाई है सरकार के, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में 10,000 प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। तो नए नए इनोवेशन जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे आपका न्यू आइडियाज़ लेके आए, तो पूरा इनोवेशन पे एम्फेसिस है। तो ये तीनों एक इसको, हालांकि इसका इन्वेस्टमेंट ऑफ पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन है, बट ये इंटीग्रेटेड है। ये इकोनॉमी को बूस्ट करने का और लॉन्ग टर्म्स, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है। जब हम लोगों पे खर्च करते हैं उसका इमीडिएट रिटर्न नहीं आता है, उसका रिटर्न 5 साल 10 साल बाद में आता है। तो ये जो 1947 का टारगेट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि वी विल बी डेवलप्ड कंट्री, उसको अटेंड करने के लिए ये जो ग्रोथ ऑफ इंजन है उसका हो सकता है इस साल उसका कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन अगले 5 साल बाद उसके रिटर्न आएंगे, क्योंकि हमें सस्टेन करना है ग्रोथ रेट को 8% प्लस। अगर हम सस्टेन करते हैं तभी हम 1947 पे पर कैपिटा इनकम अटेन कर सकते हैं जो डेवलप्ड कंट्री का है। और 8% प्लस ग्रोथ करने के लिए जब तक हम एप्रोप्रिएट इनोवेशन नहीं करेंगे, एप्रोप्रिएट, जैसे अब ड्रोन टेक्नोलॉजी, आप अगर 5 साल पहले की बात करें तो इंडिया में ड्रोन कहाँ बना रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोग्राफी तक महदूद हुआ था कि भाई फोटोग्राफर कुछ फोटोग्राफी कर लेते थे।
बाकी आज की तारीख में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में नए नए स्टार्टअप आए हैं, बहुत सारे लोग अब डिफेंस की ड्रोन बना रहे हैं, तो ये इसका इम्पैक्ट होगा कि हम लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट होगा। तो ये इकोनॉमी को एक तरह से बेस प्रोवाइड कर रहा है अगले 1947 के लिए तैयारी हो रही है इसके लिए। तो बिल्कुल सही कहा शाहिद जी आपने कि ये 2047 की तैयारी है। हिंदुस्तान की जो मईशत है उसको और मजबूत बनाने के लिए ये बजट है और इसीलिए इस बजट को तारीखी बजट कहा जा रहा है। सर मैं चाहूंगी थोड़ा आप इस पे रोशनी डालें कि अगर हम बात करें, चाहे वो जैसे आपने अभी टिंकरिंग लैब्स की बात की थी, अटल टिंकरिंग लैब्स की बात हो रही है, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात की गई है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की बात की गई है, नेशनल सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग की बात की गई है, IITs के बारे में बात की गई है, उनकी एक्सीलेंसी पे ज्यादा जोर दिया गया है। साथ ही स्कूल की तालीम के अंदर AI को भी ऐड करने के लिए, और ताकि जो बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो AI के बारे में जान सके, उसे समझ सके, इन सारी चीजों पर भी ध्यान दिया गया है इस बजट के अंदर। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप रोशनी डालें कि इन्वेस्टमेंट में और क्या कुछ खास है और क्या कुछ रहने वाला है। नहीं, देखिए इन्वेस्टमेंट में अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले जो एक इकोनॉमिक सर्वे में और जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है उनका एक कंसर्न है कि तमाम सरकार के तरफ से तो इन्वेस्टमेंट चारों तरफ हो रहे हैं, पर सिर्फ सरकार के इन्वेस्टमेंट से ही जो है सब कुछ नहीं होगा। अब किसको इन्वेस्टमेंट करना होगा? प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर को जिस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए उस तरह से वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का कहना है। तो उनको इंसेंटिवाइज करने की, उनके लिए कैसे किया जाए, तो ये उनकी बड़ी तवज्जो है। क्योंकि एक चीज़ जो है ये देखा गया है कि ओवरऑल अगर आप देखें, जो इकोनॉमिक सर्वे में ही कहा गया है कि ओवरऑल प्रॉफिट जो है प्राइवेट कॉरपोरेट का जो है 22% के आसपास है, पर वो 22% के आसपास उनकी आमदनी तो हो रही है, पर उस तरह से वो क्यों नहीं लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं अपने लिए कर रहे हैं, एक्सपेंशन क्यों नहीं उस तरह से कर रहे हैं, ये एक जो है सवाल है सबके सामने। और अब सरकार जो है इस पर बात करने वाली है कि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा तो आ गया है पर वो लगा क्यों नहीं रहा है, क्योंकि पैसा आना ही काफ़ी नहीं है। पैसे आया और उसको आप नहीं लगाएंगे तो फिर पैसा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो और सरकार जो है, देखिए ये अगर आप देखें कोरोना के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जिस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक इमरजेंसी मेजर है। हर वक्त लगातार ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना जो है बहुत फ़ायदेमंद नहीं रहता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट होता रहना चाहिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए। पर सरकार इस वक्त जिस तरह से हिंदुस्तान के सारे रेलवे स्टेशंस को बदल रही है, सड़कें जो हैं उनको सही कर रही है, बाकी सारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ भी है वो बढ़ा रही है, एग्रीकल्चर में इरिगेशन और बाकी चीज़ों में बढ़ा रही है, तो ये सारी चीज़ें तो सरकार ही कर रही है। बिजली का भी अगर आप देखें, अगर आप मिनी जो रिएक्टर्स है वो भी सरकार के ही अभी करने की बात है। तो प्राइवेट सेक्टर इसमें आए, इसको करेगी, तो सरकार जितना लगा रही है उसके आधा भी अगर प्राइवेट सेक्टर लगाती है तो सरकार का विजन ये है कि हिंदुस्तान की जो तरक्की, जिसके बारे में बार बार हम कहते हैं कि इस बार भी बजट में भी कहा गया है और इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है कि हमारा ग्रोथ जो है 6.6 से 6.8% होगा। तो ये 6 और जैसा कि अभी शाहिद साहब कह रहे थे कि हमें 8% की ग्रोथ चाहिए, जिससे कि हम जो हमारा जो इस वक्त जो पर कैपिटा इनकम है $2200 के आसपास है, और वर्ल्ड का जो खास करके बड़े मुल्कों का जो है वो $23,000 है। तो ये $23,000 का जो पर कैपिटा इनकम है वो हमें ले जाने के लिए 2047 का हमने एक टारगेट रखा है, और वो तभी होगा जब 8% का ग्रोथ होगा, और वो तभी होगा जब सरकार, प्राइवेट सेक्टर और जो भी इन्वेस्ट कर सकता है वो सब मिलकर इन्वेस्ट करेंगे, तभी बढ़ेगा ये। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से किया जाए। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जो बात है, जो आपने अभी पूछा, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ख़ास तवज्जो है। मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो का क्या मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग के जिस तरह का ग्रोथ हमें चाहिए था, खासकर कोरोना के बाद से उसमें स्लो डाउन हुआ है, सभी मानते हैं। खेती में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्लो डाउन हुआ है। तो ये स्लो डाउन जो है बहुत दिनों तक नहीं रह सकता है, इसको हमें तेज़ी से आगे ले जाना है, और वो तेज़ी से आगे तभी ले जाएगा अगर खेती के मामले में किसान भी क्या इन्वेस्ट कर सकता है, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ बड़े किसान हैं वो कर सकते हैं, तो वो लोग क्यों नहीं कर रहे, इन सारी चीज़ों पर अब बात हो रही है। और ये बात भी जैसा कि शाहिद साहब कह रहे थे, ये बात भी पर्सपेक्टिव में है, आगे अगले 5-7 साल में जो हम कैसे ग्रोथ करेंगे उसका पैमाना तय करना है। तो वो तय अगर हम तय कर लेते हैं तो हिंदुस्तान का भला होगा, हिंदुस्तान जो है वर्ल्ड मार्केट में जिस तरह से जाना चाह रही है उसमें फ़ायदा होगा,
और इस तरह से जो है ओवरऑल ग्रोथ, देखिए अभी हमारे क्या है, हमारा जो आज भी एक्सपोर्ट्स जो है वो हम वर्ल्ड के 2.2 से 3% के बीच में ही है वर्ल्ड का जो शेयर है। तो उसको बढ़ाने का मतलब हमारे पास बहुत बड़ा मौका है। तो कैसे बढ़ेगा? सिर्फ सरकार अकेले नहीं बढ़ा सकती है, सरकार के साथ जब और लोग भी साथ देंगे तो बढ़ेगी वो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए जो जब बात की जाती है कि हिंदुस्तान किस तरह से आज जो तरक्की की जो दौड़ है उसमें बराबर का शरीक है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके साथ बराबर का शरीक है, बिल्कुल इसीलिए और उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। और आगे आने वाले 5 साल, आइंदा 5 सालों का भी इसमें ध्यान रखा गया और उसका पर्सपेक्टिव रखा गया है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। शाहिद जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप सेहत के शोबे पर रोशनी डालें। सेहत में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बजट भी बढ़ाया गया है, साथ ही जो एम्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड करने की बात की गई है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो 10 स्टेट्स के अंदर जो एम्स जैसे बड़े अस्पताल की तामीर की बात की गई है। उसके साथ साथ जो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है और साथ ही डायलिसिस और कैंसर ट्रीटमेंट को फ्री करने की बात की गई है आयुष्मान भारत योजना के अंदर। थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए, किस तरह से हिंदुस्तान के सेहत के शोबे में ये कारगर साबित होगा? देखिए, ये सेहत वाला जो बजट का पर्सपेक्टिव है ये तो सही है कि इकॉनमी के लिए भी फ़ायदेमंद है और सही है, लेकिन ये एक किसी भी स्टेट का जो ह्यूमन फेस है वो उसको भी रिफ्लेक्ट करता है कि कोई सरकार क्या अपने लोगों की सेहत के लिए और ख़ास तौर से जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, उसके लिए कितना ज़्यादा फ़िक्र करती है। उस एतबार से जो हमारा आयुष्मान भारत वाली जो स्कीम है, जो ऑल इंडिया की स्कीम है, उसके साथ साथ बहुत सारे स्टेट्स की अपनी स्कीम है, तो वो तो है ही, लेकिन जो क्रिटिकल मेडिसिन्स पे जो अब जैसे कैंसर से रिलेटेड ड्रग्स हैं, जो अब आपने कहा अभी 36 ड्रग्स, तो वो जो है उससे जो मास बहुत सारे लोग जो एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं उनके प्राइस, वो मास एक्सेस चाहे वो आयुष्मान भारत के थ्रू या अपने पैसे से, क्योंकि आप किसी ऐसे ड्रग्स पे एक्चुअली तो टैक्स फ्री होना चाहिए जो मैक्सिमम है, और मुझे लगता है कि आने वाले बजटों में इस पर और काम होगा, क्योंकि टैक्स का कोई ड्रग्स पर, मेडिसिन्स पे पर्टिकुलरली ड्रग्स का कोई टैरिफ का कोई ख़ास जस्टिफिकेशन नहीं बनता है। और जितनी जल्दी ये स्टेप्स लिया गया है, चाहे हाँ हमें अपने यहाँ जो आज की भी हालात है कि हमारे ये भी रियलिटी है कि हमारे यहाँ कुछ चंद ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैं कि जहाँ पर अल्टीमेटली हर इंसान आके ट्रीटमेंट करता है, कि पूरा नॉर्थ इंडिया में फाइनली लोग एम्स को अप्रोच करते हैं, या कुछ और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैं और दिल्ली बेस्ड हैं, या किसी हर स्टेट में, राजस्थान में आपको जयपुर में एक बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो ये बहुत कंसंट्रेटेड है। हमारे लोग जो हैं वो गाँवों में रहते हैं, तो आपको जो ये हर स्टेट में एक IIM जैसा एम्स जैसा इंस्टीट्यूट बनाना या उसके जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ये लोगों को हेल्थ एक्सेसिबिलिटी बनाता है फॉर द कॉमन पीपल। क्योंकि अगर कोई आदमी मध्य प्रदेश में अगर किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और एक ख़ास ट्रीटमेंट, वो क्या दिल्ली एम्स आएगा? अगर वहीं भोपाल में उसी लेवल की फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो एक्सेस कर सकता है। रादर जितना हम इसको डाइवर्सिफाई कर सकें इसका और स्टैंडर्ड्स को स्केल अप कर सकें। अब गैप बहुत है, एक हमारा एम्स है, दूसरी तरफ आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसको अपग्रेड करने की बात है, वहाँ पर आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। इवन जो डिलीवरी सिस्टम है, गाइनोलॉजिकल वार्ड, वो तक नहीं है। डॉक्टर्स जो बहुत मिनिमम डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है, तो इस पे और हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल है। उसके लिए प्रॉपर हमें एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, यानी अप्रोप्रिएट डॉक्टर्स, जो कि जिस पे मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, बहुत सारे मेडिकल उसी स्कीम का हिस्सा है कि जब तक हमारे पास डॉक्टर्स नहीं होंगे, नर्सेस नहीं होंगे, तो बिल्डिंग बेकार है। तो उस पर काफ़ी काम हुआ है, बहुत सारी मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, उन पे क्वालिटी असेसमेंट, क्वालिटी डॉक्टर प्रोड्यूस हों और उनको अपस्केल किया जाए, ताकि बर्डन जो अर्बन सेंटर्स पे है वो एक्सेसिबिलिटी भी ना हो और बर्डन भी नहीं आए। तो उस पर जो काम हो रहा है, ये एक
इकोनॉमिक्स में ये एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक्टिविटी है। ये इंसान जो सेहतमंद होगा वही तो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा। अगर बीमार आदमी है तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा? तो सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आम आदमी को एक्सेसिबिलिटी फराहम करना, ये इसका मकसद है। आम आदमी जो है वो इलाज से महरूम ना रहे, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को अपग्रेड करने की बात की गई है। सर, मैं एक छोटा सवाल और आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। सबसे ज्यादा सुर्खियों में बजट में जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में जो चीज थी वो थी आईटी का जो रिबेट मिला है, जो 12 लाख पर टैक्स वो किया गया है, उस पे मैं चाहूंगी आप जल्दी से थोड़ी सी रोशनी डालें। नहीं, एक बहुत अच्छा ही बात है। देखिए, मेरा तो मानना है कि आपके जो इनकम है उस पर तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी हमारे यहाँ है। और 4 लाख से ऊपर की अगर आमदनी है तो उससे लेके आगे डिफरेंट स्टेप्स में 30% तक की उसमें जो है कि कटौती हो जाती है इनकम टैक्स में। तो इस बार जो ये किया गया है कि पहले देखिए पिछले साल तक वो 7 लाख रुपए के आसपास थी, अब उसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी भी आमदनी नए जो इनकम टैक्स का सिस्टम है उसके हिसाब से 12 लाख तक है, उसको रिटर्न तो फाइल करना है, पर उसको कोई टैक्स उस पर नहीं लगेगा, उस टैक्स पूरी माफ़ हो जाएगी। अगर उसके टीडीएस भी कटता है तो उसको वापस मिल जाता है, जैसे भी फाइल करने के महीने 2 महीने के अंदर वो पैसे वापस हो जाते हैं। पहले ज़्यादा वक्त लगता, तब और कम लग रहा है और लगातार कम होता चला जा रहा है। तो ये इसलिए किया गया है कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा हों, लोग जाके बाज़ार में चीज़ों को खरीद सके, अपनी खुशहाली बढ़ा सके और अपनी खुशहाली बढ़ाने के साथ साथ मुल्क की खुशहाली में भी अपना जो है योगदान कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए इस बजट को तारीखी बजट कहा जा रहा है। और किसी ने सही कहा है कि मुल्क जो है वो सिर्फ उसकी ज़मीन नहीं, उसके लोग हैं। और इस बात को वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने अपने बजट की उनकी जो स्पीच थी उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। और इसी तरह जो बजट 2025-26 है वो एक हिंदुस्तान को मुस्तहकम बनाने, हिंदुस्तान की जो मईशत है उसको मुस्तहकम बनाने, हिंदुस्तान को खुद कफील बनाने और हिंदुस्तान को खुद मुख्तार बनाने के लिए एक अहम कदम है। इसी के साथ पैसा बोलता है कि इस खास कड़ी में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, इसके लिए आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। तमाम दोनों माहिरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ लेकर आए। इसी के साथ हमारी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। हैप्पी बर्थडे माय डियर। दादू अरे ये क्या, आप